युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हैं, तीसरे विश्व युद्ध के, जैसा जीडी सर ने कहा, लेकिन अब मल्टीपोलर की तरफ हम दुनिया को देख रहे हैं। क्या ये एक बहुत बड़ा वक्त है जब हम वर्ल्ड ऑर्डर को एक अलग नजरिए से देखें, उसमें बदलाव की आहट सबसे ज्यादा अभी महसूस की जा रही है, ठीक वक्त है सर, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में हमें बुलाया, और अर्नब गोस्वामी और ऐश्वर्या और पूरी रिपब्लिक टीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज सुरक्षित नहीं है जब तक उसकी सेना मजबूत नहीं है। बिल्कुल। और सेना की मजबूती का मतलब सिर्फ हथियार नहीं है। सेना की मजबूती का मतलब है देश में उसकी रेलिवेंस, देश में उसका मान, उसका सम्मान, उसकी इज्जत, उसकी जो प्रतिष्ठा है वो बनी रहे। और मैं 10 साल जब से रिटायर हुआ हूँ, जब से मतलब मैं मीडिया में आया हूँ, मैं अर्नब गोस्वामी का और अब ऐश्वर्या की टीम जो है ना, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि सेना पर जब भी, भारतीय सेना पर जब भी किसी किस्म का किसी ने भी उंगली उठाई है, आप उस सेना के हित में, सेना के जो मुद्दे हैं उनमें कोई भी मुद्दा हुआ और आप खड़े रहे हैं, तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं, क्योंकि हमारा मुल्क, हमारा देश भारत ग्रोइंग है। जैसे अभी मिनिस्टर साहब ने कहा, हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। डेवलपिंग इकोनॉमी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप इकोनॉमिकली डेवलप कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, आप देश उभर रहा है, सोच उभर रही है, जनता का जो विचार है वो उभर रहा है। और जब आप चर्निंग प्रोसेस के जरिए जाते हैं तो उसमें कुछ लोगों का मजबूत रहना बहुत जरूरी है, और वो आपकी सेना है। और आप सेना के हित में बात करते हैं, क्योंकि सेना का हित जो है वही इस पूरी लड़ाई का मुद्दा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं है। सॉरी जनरल बख्शी सर, मैं आपसे बहुत ज़्यादातर सहमत रहता हूं, लेकिन दुनिया में कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर का नहीं है। मैं 10 दिन अभी ऐसी जगह गुजार के आया हूं पूरे मिडल ईस्ट, गल्फ में, कि ये रीजनल वॉर्स हैं, ये रीजनल वॉर्स हैं। रशिया और यूक्रेन की वॉर जो है वो यूरोप में भी नहीं भड़की है। वो जरूर यूरोप, नाटो उसको सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो वर्ल्ड वॉर की तरफ कहीं नहीं जा सकती। ठीक इसी तरह से जो इजराइल की वॉर है, वो इजराइल की वॉर तीन प्रॉक्सीज के अगेंस्ट है, हमास, हिजबुल्लाह और हौतीस, और उनका प्रॉक्सी मास्टर ईरान। उससे बढ़कर ना सऊदी अरेबिया इंटरेस्टेड है उस लड़ाई के अंदर, ना यूएई इंटरेस्टेड है उस लड़ाई के अंदर, ना इराक किसी किस्म से उस लड़ाई में उलझना चाहता, ना जॉर्डन उलझना चाहता, ना इजिप्ट उलझना चाहता। ये तो मैं ये कहूंगा नेतन्याहू की महत्वाकांक्षाएं हैं कि वो लड़ाई को कहां तक ले जाना चाहते हैं। तो लड़ाई जो है, जो शुरू करता है वो कभी खत्म नहीं करता। हिटलर ने लड़ाई शुरू की थी ना, हिटलर ने लड़ाई समाप्त नहीं की थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू की थी, नहीं की थी ना उन्होंने समाप्त। जो समाप्त करता है वो करता है जो इकोनॉमिकली पावरफुल है, जो मिलिट्रीली पावरफुल है, जिसके साथ दुनिया एक साथ जुड़ जाती है। दुनिया लड़ाई में नहीं जुड़ना चाहती, भारत लड़ाई में नहीं जुड़ना चाहता, किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता। और क्यों ले? चाइना किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता। दुनिया की बड़ी पॉपुलेशन तो ये है। जर्मनी जो है वो लड़ाई के अंदर डायरेक्टली नहीं जाना चाहता। तो किसी किस्म का वर्ल्ड वॉर का कोई खतरा नहीं है। ये रीजनल वॉर्स हैं, ये चलेंगी, उनके मुद्दे हैं, उससे दुनिया में इन्फ्लेशन होगी, दुनिया में विनाश बढ़ेगा, और दुनिया में इन्फ्लेशन के साथ साथ मानवता का विनाश होता है। लेकिन इसके इफेक्ट्स हैं, वर्ल्ड वॉर जैसे इफेक्ट नहीं है। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है जब पूरी दुनिया लड़े। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दुनिया लड़ी थी तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया लड़ी थी तो यूएन आई थी। इधर यूएन जो है वो बिल्कुल मार्जिनलाइज है, और उसकी डिमिनिशिंग जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यहां तक एक देश जो यूएन रेजोल्यूशन ने क्रिएट किया था, इजराइल, उसने एक ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दिया कि यूएन इज नॉन ग्रेटा। यूएन तो मतलब ये है कि एक वर्ल्ड ऑर्डर, एक वर्ल्ड ऑर्डर मतलब यूएन बिल्कुल इन्फेक्टिव होगी। दुनिया को सोचना पड़ेगा यूएन की जगह क्या लाएं। दूसरा, देखिए, जिस चीज के खिलाफ इजराइल लड़ रहा है वो रेडिकलाइजेशन है। लेकिन मेरा मानना यह है कि कोई भी युद्ध वो रेडिकलाइजेशन और हार्डलाइनिंग को इफेक्ट देता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मन जो हैं, जो ट्रीटी हुई थी उससे और हार्डलाइनर मुल्क बन गया, और रेडिकलाइज्ड मुल्क बन गया, और रेडिकलाइज्ड देश बना। ठीक इसी तरह से मेरा मानना यह है कि अगर इस लड़ाई को
ठीक ढंग से अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस और दूसरे को फ्लेक्सिबिलिटी में देखते हुए अगर इजराइल नहीं तोलेगा तो रेडिकलाइजेशन दुनिया के अंदर बढ़ेगी। रेडिकलाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ कि लोकल रेडिकलाइजेशन होगी। दुनिया आज एक ग्लोबल विलेज है। लास्ट 70 ईयर्स में अगर दुनिया ने कोई प्रॉस्पेरिटी की है, इस दुनिया में फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद प्रॉस्पेरिटी आई है। ह्यूमन लाइफ का जो ह्यूमन लाइफ की जो अगर आप इंडेक्स देखें वो बढ़ा है। तो मेरा मानना यह है कि ये कोई लड़ाई का ऐसा वर्ल्ड वॉर का कोई खतरा नहीं है। भारत एक मजबूत देश है, भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, भारत के लोग जागरूक हो रहे हैं, दुनिया के अंदर फैला हुआ है। भारत की तरक्की का सबसे बड़ा राज है भारत का इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर जो दुनिया में फैला हुआ है। अगर स्टेबिलिटी वर्ल्ड में नहीं आती है, रेडिकलाइजेशन होती है और अगर बॉर्डर्स क्लोज होने लग जाते हैं, तो पहले देशों के बॉर्डर क्लोज होते हैं, फिर सामाजिक बॉर्डर क्लोज होते हैं, फिर रेडिकलाइजेशन जो है वो रिवर्स उसका। दयाल सर, बख्शी सर कुछ कमेंट करना मतलब चाह आप रहे हैं। फॉल बैक कर सकती है आपकी पॉपुलेशन बैक टू इंडिया। हाँ। मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन है, अगर दुनिया में रेडिकलाइजेशन फैलने दिया आपने, तो आज अगर भारत को कोई आवश्यकता है तो पूरी दुनिया को पीस, पीस और पीस, क्योंकि पीसफुल वर्ल्ड में भारत ने ट्रेमेंडस ट्रैफिक की है। और लड़ाई में हमसे ज्यादा कोई, दोनों लड़ाई समझते हैं। 3 एग्रेशन हो चुके हैं, गृह युद्ध चल रहा है पिछले 70 साल से, आज भी गृह युद्ध है, वो भी तो लड़ाई है। JNK में गृह युद्ध नहीं चल रहा क्या? क्या क्या नॉर्थ ईस्ट में गृह युद्ध नहीं चल रहा? ये भी एक लड़ाई है। लड़ाई का सबसे डेंजरस फॉर्म है। इंडियन आर्मी, इंडियन पीपल है मोर सफर्ड ड्यू टू इंटरनल वॉर, जो अंदरूनी लड़ाई है हमारी, और सर उसमें ज्यादा नुकसान। यही तो मेरा वजह मानना यह है कि जी। लड़ाई की बहुत फॉर्म्स हैं। ये जो आप इजराइल और हमास के बीच देख रहे हैं, ये एक छोटा फॉर्म है। जो रशिया और यूक्रेन के भी, वो दूसरा फॉर्म है। वर्ल्ड वॉर कहीं नहीं है। भारत मजबूत है, भारत को अपनी न्यूट्रलिटी बना के रखनी चाहिए। हाँ। अपनी मजबूती करो, दुनिया अपने आप। और मल्टीपोलर की जहां तक सवाल है, देखिए दुनिया में कभी भी कोई पोल स्ट्रांग नहीं था। सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर में 2 पोल थे, दोनों स्ट्रांग थे। जब आप मल्टीपोलर बात करते हो तो विभाजन हो जाता है, और विभाजन के अंदर कोई स्ट्रांग नहीं होता। ग्रुप ऑफ नेशंस have to come together to bring peace to the world. सर यही वजह है कि प्रधानमंत्री भी चाहे रशिया हो चाहे यूक्रेन गए, विश्व शांति की बात कही, हर मंच से यही कहते हैं। जनरल बख्शी कुछ कह रहे हैं आप? You know, the French have an expression, vive la différence. Vive la différence. कि अच्छा है कि दुनिया में अलग अलग आवाज़ें हैं और होनी भी चाहिए। लेकिन बड़ा दिलचस्प सवाल उठाया है मेरे अजीज़ दोस्त ने, और मैं अपना पक्ष रखना चाहूँगा। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई थी 1939 में, 1.5 साल लोगों ने कहा है क्या हो रहा है। इट वॉज कॉल्ड पोनी वॉर, फोनी वॉर, कि कोई लड़ाई हो ही नहीं रही साहब, ये तो कथाकली है, चल रही है, कुछ नहीं हो रहा। You know, that was said at the start of the Second World War, when Germany had invaded Poland, and then there was a Sitzkrieg, कि भाई बैठ गए दोनों, कोई लड़ाई नहीं कर रहा। ठीक है, उस वक्त भी ये इंप्रेशन आया था कि नहीं साहब कुछ नहीं हो रहा। मैं क्यों कह रहा हूं कि तीसरे युद्ध के आसार हैं? देखिए, पहले वर्ल्ड बाइपोलर थी, फिर बनी यूनिपोलर, और अब बन गई है मल्टीपोलर। वर्ल्ड वॉर 1 के पहले देयर वाज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इन प्लेस। वर्ल्ड वॉर 2 के पहले देयर वाज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इन प्लेस। और अब वर्ल्ड वॉर 3 के जब आसार दिख रहे हैं, तो एक मल्टीपोलर ऑर्डर इन प्लेस है। बिल्कुल। देखिए, एक है क्रिक, यू सी क्रिक, गले में क्रिक आ जाती है। चाइना, रशिया, ईरान, कोरिया, ये समन्वय बन गया है अमेरिका के बरखिलाफ, नेटो के बरखिलाफ। ये युद्ध कर रहा है, भीषण युद्ध कर रहा है यूक्रेन में। ये युद्ध वहां रूस ने शुरू नहीं किया, रूस से शुरू कराया गया। इट वॉज पोक्ड इन द आई टिल इट हैड टू रिस्पॉन्ड, और अब वो जीत की कगार पे आ रहा है। You know, the Ukrainian army is short of manpower, is short of military industrialization. पूरा प्रोडक्शन जो कि मीडियम आर्टिलरी राउंड्स का रूस का है 3 मिलियन, अमेरिका और पूरे वेस्ट का 1 मिलियन राउंड। मतलब जो मिलिट्री मोबिलाइजेशन है वो इनमें भारी पड़ रहे हैं। अच्छा साहब, देखिए, चीन, और अब हम वो बात कर रहे थे ईरान और इजराइल के बीच में घमासान। चीन कहां से ले रहा है अपना मैक्सिमम तेल?
ईरान से। क्या चीन अगर ईरान के ऑयल फैसिलिटीज कल दे गो अप इन स्मोक, खर्ग आइलैंड, बंदर अब्बास, छाबहार जिसमें अदानी साहब और भारत का भी कुछ योगदान है, वो अगर सब चले जाते हैं इन स्मोक, तो क्या चीन हाथ पे हाथ बैठे धरे देखता रहेगा? बिल्कुल ठीक है साहब। और चीन ने क्या किया है? नहीं प्लीज, यू मस्ट गिव इक्वल टाइम, राइट? नाउ चीन ने क्या किया है? चीन ने जॉइंट स्वॉर्ड बी ए शुरू किया था अप्रैल में। देखिए साल में 2 विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बनती है, 2 विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बनती है हमले की ताइवान के ऊपर, टाइड कंडीशन, सी कंडीशंस के अनुसार, राइट? एक बनती है मार्च अप्रैल में, दूसरी बनती है अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी जो समय अभी चल रहा है। चीन ने जॉइंट स्वॉर्ड बी शुरू किया, ए शुरू किया था, तब लोगों को पता था कि बी सी डी ई एफ बहुत सारा होगा। इसने जो शुरू किया है साहब, पहली बार 152 एयरक्राफ्ट उन्होंने एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के आसपास चीन के ताइवान के उड़ा दिए हैं। पूरा ब्लॉकेड की तैयारी कर ली है, नेवी और कोस्ट गार्ड वहां पे लगे हुए हैं। नॉर्थ कोरिया में एक सन की मिजाज के किम जोंग उन है, वो शरेआम धमकी दे रहे हैं कि मैं तो साउथ कोरिया की ऐसी तैसी कर दूंगा। ठीक है साहब। तो ये जो समन्वय बन रहा है, ये मल्टीपोलर समन्वय है, जिसमें कि जो है इंस्टेबिलिटी बहुत होती है, एक्सीडेंटल एस्केलेशन के बहुत चीज और चांसेस समझना चाह होती रहा हैं। था आपने, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण बातें कही, उसी से मैं एक छोटा सवाल बोरा सर आपसे करना चाहता हूं। संवाद का जिक्र किया और आपने अमेरिका के चुनाव और चीन का जिक्र किया, लेकिन चीन अर्थव्यवस्था के नाते मजबूत है, लेकिन पावर शिफ्ट का जब हम बात करते हैं, अमेरिका में हम देख रहे हैं, हो सकता है हो भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चाइना का पावर शिफ्ट क्या दर्शाता है सर? भविष्य क्या कहता है? क्या चीन उसी तरह से मजबूत होगा या फिर पावर शिफ्टिंग के बाद हो सकता है कमजोर हो जाए? मैं सिर्फ एक चीज, जी आप प्लीज मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए साहब, जो चीन है, ठीक है, वो एक बड़ा सुनहरा मौका देख रहा है। बिल्कुल। अमेरिका इस वक्त धंसा हुआ है रशिया यूक्रेन में, धंसा हुआ है मिडिल ईस्ट में, और मैं जरा आपको कुछ मिलिट्री आंकड़े बता दूं। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप वहां पिछले 6 महीने से लगे हुए थे। वो लोग बोले साहब तंग आ गए हैं, खाना पानी खाना है, रिफ्यूल करना है, उनको वापस करके 2 नए एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स वहां पे लाए गए हैं। अमेरिका के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं, 4 आर कमिटेड इन द मिडिल ईस्ट। यूक्रेन का युद्ध चीन पे असर नहीं डालता, लेकिन ये युद्ध चीन पे असर डालेगा, और चीन मौका देख रहा है कि अमेरिका फंसा है यूक्रेन में, मिडिल ईस्ट में और इलेक्शन में। इससे अच्छा सुनहरा मौका चीन के लिए दूसरा नहीं है। अगर चीन इसका फायदा नहीं उठाता, उन्होंने 1962 में उठाया था, जब क्यूबन क्राइसिस चल रहा था, दे हैड हिट अस इन लद्दाख एंड नीफा। तो ये दोबारा इतिहास अपने आप को दोहरा सकता है, यू कांट रूल इट आउट।